डिमांड के लिए अपन को ये चीजें लेनी पड़ेगी। कोई सेंटेंस हिंदी का है उसके आप इंग्लिश बना रहे हो, तो इंग्लिश बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है क्या? ठीक है, सब्जेक्ट की परिभाषा अब अपन ने तो पूछा है, अपन ने पढ़ा है सर सब्जेक्ट यानी तो विषय होता है। यही तो इंग्लिश की खासियत है स्टूडेंट्स कि वर्ड से एक और मीनिंग अनेक। एक वर्ड होता है लेकिन उसकी मीनिंग अनेक होती है, ये इंग्लिश की खासियत है। दूसरी अंग्रेजी की खासियत है, यदि आपने आई की जगह ई कर दिया तो अर्थ का अनर्थ निकलेगा, दूसरा अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब विषय ही नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, कर्ता। ठीक है, वैसे सब्जेक्ट का मतलब एक राजा की प्रजा के लिए भी होता है, तो तीन अर्थ निकल गए ना। सब्जेक्ट यानी विषय भी होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता भी होता है, और सब्जेक्ट यानी प्रजा भी होता है। तो जहां जैसी कंडीशन होगी ना वैसा अर्थ निकलेगा। अपन को यहाँ पर सब्जेक्ट यानी क्या है, कर्ता। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट्स अपन सभी अधिकतर देखते हैं घरों के अंदर कि भाई इस घर का कर्ता धर्ता कौन है, देसी लैंग्वेज में अपन कहते हैं। ठीक है, हेड ऑफ हाउस या हेड ऑफ फैमिली, घर का मुखिया। ठीक है, तो वो घर का मुखिया होता है, वैसे एक सेंटेंस का मेन मुखिया क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट हम एक एक चीज का समझेंगे, लेकिन आज हम आपको केवल यहां तक का बताने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे एक एक चीज के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, किन चीजों का बनता है, वो चीज अपन यहाँ पर सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट सेकंड के अंदर। दूसरी चीज अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्प यानी होता है सहायता करना। ठीक है, वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एक्टिविटीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, एक इंसान एक्टिविटीज करता है, उसकी एक्टिविटीज एक जैसी नहीं होती, अनेक क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, ईटिंग, स्लीपिंग, गो, कम, ये आना जाना, लिखना पढ़ना, रीडिंग राइटिंग, ये सारी एक्टिविटीज है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे साहब वर्ब दो हो गई, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। इसका नाम ये क्यों रखा, हेल्पिंग वर्ब क्यों रखा? दिस वर्ब कैन बी हेल्प टू टेल अबाउट द टेंस एंड टाइम। स्टूडेंट्स ध्यान दो कि ये वर्ब हेल्प यानी सहायता करती है, टू टेल अबाउट द टेंस एंड टाइम, काल या समय को इंगित करने की सहायता करती है हमारी। अब आप सोचोगे कि कोई इंसान, क्योंकि टेंस जिनको अपन ने बोला है काल या समय, टेंस अपने पास में 12 है, 3 मैन है और उसके बाद में डिवाइडेशन है 4 4 का है। तो काल या समय के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग कोई आदमी कार्य कर रहा है। एक तो कहेगा कि मैं पढ़ रहा हूं, एक पढ़ चुका हूं, पढ़ूंगा, पढ़ रहा था, अलग अलग बात करती टाइमिंग के अनुसार। तो ऐसी वर्ब, ठीक है, जो कि हेल्प करेगी टाइम एंड टेंस को इंगित करने का, काल या समय को इंगित करने की लिए सहायता करती है हमारी, इसलिए उसका नाम सहायक क्रिया। तो स्टूडेंट अपन हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे आने वाले समय में। पार्ट 2 के अंदर अपन बताएंगे कि वो कौन कौन सी इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब है और कैसे काम आती है, ये हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल हम केवल बात कर रहे हैं कि ये चीजें होती क्या है, एक सेंटेंस में चीज आती है तो मतलब क्या होता है। ठीक है ना, मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब का मतलब होता है मेन यानी मुख्य, वर्ब यानी क्रिया। मेन वर्ब मुख्य एक्टिविटीज, सब्जेक्ट के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्टिविटीज की गई है, क्या क्रियाकलाप किए गए हैं। ठीक है ना, खेल रहा है कि प्लेइंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है वो, कम एंड गो, आ रहा है या जा रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, ईटिंग भोजन खा रहा है। जैसी अपने पास में जो एक्टिविटीज होगी उसको अपन क्या कहेंगे, मेन वर्ब, जिसकी अपन ने कई फॉर्म्स पढ़ेंगे अपन कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये अलग अलग टेंस या टाइम के अकॉर्डिंग ही ये मेन वर्ब होती है, क्योंकि एक्टिविटीज अपने पास में, एक्टिविटीज जो क्रियाकलाप होते हैं वो अपन टाइम के अनुसार ही करते हैं। स्टूडेंट्स अपन मानते हैं कि एट प्रेजेंट में समर टाइम चल रहा है, आप कोरोना के अंदर जो है लॉकडाउन में हो, स्टे एट होम हो, तो देख रहे होंगे कि आप जो है समर टाइम है, तो समर टाइम के अंदर अपन को पता है कि अपन लोअर टी शर्ट में ही रहते हैं। क्यों? दैट इज कॉल्ड समर वैकेशन। ये गर्मी का टाइम है। विंटर वैकेशन आएगा तो अपन अपने क्लोथेज, सारे उन्हीं जो वूलन क्लोथेज है उनका अपन यूजेस करेंगे, क्योंकि वो टाइम का है, विंटर का है, सर्दी का टाइम है। चल रहे हैं ना टाइम के अकॉर्डिंग है।
वैसे टाइम के अकॉर्डिंग अपने पास में एक्टिविटी जो इंसान करेगा तो टाइम के अकॉर्डिंग ही अपन एक्टिविटीज को वर्क को काम में लेंगे, उसके क्रियाकलाप को बताएंगे, ठीक है। और उस चीज को इंगित कौन करेगा, उस चीज को इंगित करेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। तो अपन अकॉर्डिंग टू टाइम चलेंगे यहाँ पर कि जैसी एक्टिविटीज सब्जेक्ट कर रहा है उस एक्टिविटीज के आधार पर को करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म और इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, उस कर्ता के द्वारा क्या क्रिया की जा रही है, जैसे पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है, तो पुस्तक को पढ़ने का काम कर रहा है, एक्टिविटीज क्या है, रीडिंग है, लेकिन रीडिंग काय की है, बुक की, तो वो उसका कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अपन को किसके साथ लेना है, मुख्य वर्ब के तुरंत पीछे ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। और अंत में आता है अदर, अन्य। अन्य का मतलब है कि शेष जो चीजें हैं उनको आप लास्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक सेंटेंस निर्माण के लिए, एक वाक्य निर्माण के लिए, हिंदी इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक निश्चित क्रमयोजन के अनुसार सेटलमेंट अरेंजमेंट करना होगा वर्ड्स का, है। वर्ड्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ड्स में हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, जैसा वर्ड्स का होगा वो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे केवल सब्जेक्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स इन यूजेज इन इंग्लिश, कि इंग्लिश के अंदर कितनी हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उनके अलावा इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको नॉलेज की दृष्टि से बता दें कि जितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर उतने उससे एक या दो कम हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के अंदर यूज की जाती है, 24। कितनी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, 24। तो दूसरा कारण मैंने बताया, अंग्रेजी कठिन लगती है, हार्ड लगती है, डिफिकल्ट लगती है रीड करने में, लर्न करने में। तो क्यों लगती है कि जितने अक्षरों से, जितने लेटर से अंग्रेजी बनी है ना, उतने तो करीब करीब उसकी हेल्पिंग वर्ब का 24। तो हेल्पिंग वर्ब 24 कैसे कैसे काम आती है, कैसे यूज आती है, उनका यूज कैसे करना है, वो चीज अपन यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। मेन वर्ब इंसान की एक्टिविटीज किस टाइप की होती है वो चीज भी अपन यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, और एक बार मैं बता देता हूं आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज जो बनी है वो 26 लेटर से बनी है। कितने लेटर से, 26, ठीक है। 26 लेटर्स को कितने टाइप्स में बांटा, कितने पार्ट्स में बांटा, 2 टाइप्स में, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। हाउ मेनी वोवेल्स, 5, देयर आर 5, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, देयर आर 21, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स आया, कोई पूछेगा कि हाउ मे के वर्ड्स से एक वर्ड्स कैसे बना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड, वर्ड की, शब्द की परिभाषा क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसके बाद अनेक शब्दों को मिला करके जब लोग, जो विद्वानों ने बिठाया, तो उसका एक मीनिंग्स निकली, अर्थ निकला, जिनको आप मीनिंग बोलते हैं, मेरे इतनी मीनिंग याद है, इतनी मीनिंग्स याद है, तो वो मीनिंग्स का मतलब है कि जिनका कोई अर्थ निकलता है। फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अर्थात अनेक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बिठाया तो मेकिंग ए सेंटेंस क्या बना, एक मेक ए सेंटेंस, एक सेंटेंस अर्थात वाक्य का निर्माण हुआ। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे लिख दी जाती है, लेकिन अंग्रेजी जैसे बोली जाती है ना वैसे लिखी नहीं जाती, उसको एक क्रम के अनुसार संयोजन के आधार पर उसका जो है वर्ड्स का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो अरेंजमेंट अपन करेंगे या उनको सेटलमेंट तरीके से जमाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में अदर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि इस कोरोना महामारी के संकट में हमारे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जो स्टडी का नुकसान नहीं करने जाते हैं, उनके लिए हमने घर बैठे ये सुविधा चालू करने का प्रयास किया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक सरलतम तरीके से और शॉर्ट तरीके से आप घर बैठे अपनी पढ़ाई का नुकसान, जो हम मानते हैं कि लगभग 54 डेज का लॉकडाउन और उसके बाद नेक्स्ट भी हो सकता है, तो ऐसे में लगभग 3 मंथ का स्टडी का नुकसान हर स्टूडेंट को, एवरी स्टूडेंट को प्राप्त है, प्रत्येक स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि
हमारी इस YouTube चैनल के माध्यम से, ऐप्स के माध्यम से हम हर स्टूडेंट तक ये घर बैठे पहुंचाना चाहें कि कोई भी स्टूडेंट्स जो स्टे एट होम है, अर्थात हम भी ये संदेश देना चाहेंगे कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है, स्टे एट होम रहे ताकि इस संकट से सामना करना पड़े, सामना करके हम इस जंग से जीते। उसी बीच में हम हमारा समय को सदुपयोग करें, उस समय के टाइम का सदुपयोग के लिए आप इस प्रकार से घर बैठे ऑनलाइन स्टडी का लाभ उठा सकते हैं। ये पार्ट बाय पार्ट हर सब्जेक्ट का आपको अवेलेबल होगा। तो मैं मानता हूं कि हर घर में आजकल गार्जियंस भी घर पर हैं, मौजूद हैं, और अधिकतर जो है एंड्रॉइड सेट जो प्रत्येक घर के अंदर है, तो उसके माध्यम से आप उन चीजों का लाभ उठा सकते हो। गेम्स वगैरह अनावश्यक चीजें देखने की बजाय आप अपनी ऑनलाइन स्टडी का लाभ उठा करके और अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको आगे इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ऐसा हमने प्रयास किया है। तो पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारे चैनल्स को देखने का श्रम किया और सब्सक्राइब किया। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर भी करें आप लोगों को, अपने मिलने वालों को, ताकि स्टडी का लाभ मिल सके। लॉट ऑफ थैंक्स, बेस्ट विशेस, एंड stay home and save your life. Okay, thanks.